गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बीसीए फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल, बीए फाइनल वाले बच्चों। ये पेपर ड्यू था, उनकी बात कर रहे हैं जिनका पेपर ड्यू था। वो 10 अक्टूबर को पेपर हेल्ड हुआ था। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को 7 AM पर ये पेपर हुआ था सभी फाइनल वाले बच्चों का, बीएससी फाइनल, बीसीए फाइनल, ऑल फाइनल वाले बच्चों का ये पेपर जिनका ड्यू था वो 7 AM को हुआ था 10 अक्टूबर को। ओके, ये पेपर के मोस्टली क्वेश्चन आप खुद बताओगे कि सर आपके करवाए हुए आए हैं, आप खुद बताओगे। अभी पेपर आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले सारे बच्चे आ जाओ, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर वाले सारे बच्चे आज इस पेपर को देखना। और हमारी प्रीवियस लेक्चर वाले जो जितने भी मैंने वीडियो लगाए, इनके लेक्चर लगाए हैं, वो सारे चेक करना कि उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप खुद देखना कितने कितने प्रश्न आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं आपके। ओके, मैं बात करने जा रहा हूं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर एंड बीसीए फर्स्ट ईयर, ऑल फर्स्ट ईयर स्ट्रीम चेक करे प्रीवियस लेक्चर मेरे लगा करके। जो बच्चे नए आए हैं कि वो खुद बताएगा कि सर आपके करवाए हुए इतने मोस्टली क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में आए हैं और पेपर बहुत इजी आया है। जितने भी पेपर ड्यू थे उनके लिए हमारी प्रे काम करेगी। लगभग अप्रोक्सीमेटली सारे ड्यू वालों का मेरे पास मैसेज आए और उनका पेपर क्लियर है। वो कहते हैं सर हम श्योर क्वालिफाई कर चुके हैं, पेपर श्योर क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके सभी के मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे, तो ये बात हो चुकी है बच्चों। ओके, अब मैं इसकी आंसर की जारी करने जा रहा हूं, इसको विद एक्सप्लेनेशन। आपको एक एक आंसर बताऊंगा, वन क्वेश्चंस का आपको आंसर बताने जा रहा हूं। ओके, जिनका पेपर ड्यू है, जैसे मान ले बीएससी सेकंड ईयर, मान लो बीएससी सेकंड ईयर में कोई बच्चा है, बीएससी थर्ड ईयर प्रमोटेड, जो प्रमोट हुए थे थर्ड ईयर के अंदर, उनका पेपर ड्यू है। वो भी पेपर आने वाले टाइम में फ्यूचर में होंगे। जो बीएससी बीएड सेकंड ईयर है, बीए बीएड सेकंड ईयर जो प्रमोटेड है, उनके भी एलिमेंट्री एग्जाम तो कम से कम होंगे ही होंगे, बाकी ना हो तो वो सारे जिन्हें इस पेपर को देखो। इसकी आंसर की मैं जारी करने जा रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं अभी, बोल करके आपको इसका आंसर दूंगा। फटाफट आपसे भी इसका क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी इसका आंसर दोगे चैट सेक्शन के अंदर। बीकॉम वाले बच्चे, बीसीए सारे बच्चे, बीएससी वाले, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल सारे बच्चे, आप भी पार्टिसिपेट करोगे। मैं भी इसका आंसर बताऊंगा फटाफट। ओके, और जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी पीआरटी में भी एनवायरमेंट साइंस के क्वेश्चन आते होते हैं, है ना। और आईएएस के एग्जाम में भी एनवायरमेंट साइंस के क्वेश्चन आते होते हैं। एनवायरमेंट साइंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सारों में आता होता है बच्चों। एक बात और बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी क्लास में कर लूंगा, वो मैं आपको टाइम बता दूंगा ग्रुप में। ओके, चले आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इन विच टर्म ऑल दी थ्री कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर आर इंक्लूडेड। बच्चों एक बात बता दूं, इसकी जो आंसर की हमने तैयार की है वो मैंने और मंजू मैम ने मिलकर के तैयार की है और काफी एक्सपर्ट से भी राय लेकर के तैयार की है। इसकी आंसर की में मुझे नहीं लगता कोई भी विवाद या कोई भी इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा अपना, ठीक है। इन विच टर्म्स ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर आर इंक्लूडेड। ये टॉपिक मैं करवा चुका हूं। बच्चे कहते हैं कब करवाया आपने? ये वाला टॉपिक मंजू शर्मा मैडम ने लॉकडाउन के दौरान कराया था। हमारी लॉकडाउन में भी क्लासें लगती थी जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था। बच्चों इसका आंसर बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से पर्यावरण के तीन घटकों वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का समावेश है। जल्दी बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन इकोलॉजी, बी ऑप्शन ऑटियो इकोलॉजी, बायोस्फीयर एंड हैबिटेट, ए ऑप्शन पारिस्थितिकी, बी ऑप्शन स्व पारिस्थितिकी, सी ऑप्शन जैव मंडल, डी ऑप्शन आवास। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो। शाबाश। ये तीन कंपोनेंट हम किसके एरिया के अंदर काउंट करते हैं? इन तीन कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? जैव मंडल बनता है, इकोलॉजी बनती है। आपको मैंने इकोलॉजी की डेफिनेशन बताई हुई है, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। इकोलॉजी का मतलब क्या? द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। ऑटो इकोलॉजी भी इसका आंसर नहीं है। आवास तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो बच्चों? बायोस्फीयर। इसका आंसर टिक कर लो, सी बायोस्फीयर। जिन्होंने पेपर दिए अपने पेपर के अंदर सी टिक कर लो, सी।
ओके, और साथ साथ बोलते जाओ कि ये मेरा सही है सर, ये मेरा सही है, मेरा सही है, इट्स माय राइट, मेरा गलत है, ये भी सारे बातें बताएंगे बच्चे। ओके, चले जाए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? शानदार क्वेश्चन। ए ऑप्शन ऑटोमोबाइल्स, बी ऑप्शन इंडस्ट्री, सी ऑप्शन यूज ऑफ सॉल्वेंट एंड डी ऑप्शन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। ए ऑप्शन ऑटोमोबाइल, बी ऑप्शन उद्योग, सी ऑप्शन विलायक का उपयोग एंड डी ऑप्शन वन। जल्दी बताओ, ऐसे कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑटोमोबाइल मतलब होता है व्हीकल, जितनी भी आप बाइक, कार, गाड़ी चलाते हो वो सारे के सारे तो पोल्यूशन करते हैं। इंडस्ट्रियल तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब बात आती है, डाउट उठता है बच्चों, सर बच्चे कहते हैं सर सी सॉल्वेंट या डी? हमने तो सी टिक किया, हमने डी टिक किया है। डाउट यहां पैदा हो गया बच्चों। सॉल्वेंट का जब यूटिलाइज करते हैं, जब हम सॉल्वेंट की फॉर्मेशन करते हैं, तब भी कई गैसें रिलीज होती हैं, वो भी पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किए हो तो आपको भी दिक्कत आती है लैब में एक्सपेरिमेंट करने पर। तो हम जब सॉल्वेंट का यूटिलाइज करते हैं तब वहां भी पॉल्यूशन होता है। यहां बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट हुआ था। तो कभी भी फॉरेस्ट, कभी भी एयर पोल्यूशन नहीं फैलाते, कभी भी स्प्रेड आउट नहीं करते। तो इसका आंसर होगा डी। टिक कर लो बच्चों। ए फूड वेब इज ए सीरीज ऑफ फूड चेन हैविंग फ्रीक्वेंट इंटरलिंक्स। बी ऑप्शन ए सर्कुलर फूड चेन, सी ऑप्शन ए मॉडरेट साइज फूड चेन हैविंग मैनी ट्रॉफिक लेवल्स एंड डी ऑप्शन ए लॉन्ग स्टेट लिंक्ड फूड चेन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने इसकी डेफिनेशन समझाई हुई है वीडियो के बाय वीडियो, मंजू मैडम ने समझाई है। मैंने अपने जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे मैंने तब करवाई है इसकी आंसर। खाद्य जाल है खाद्य श्रृंखला जो निरंतर एक दूसरे से जुड़ी हो, एक चक्रीय खाद्य श्रृंखला, एक मध्यम आकार की खाद्य श्रृंखला, इन एक पौष्टिकता स्तर के साथ एक लंबी जुड़ी हुई सीधी खाद्य श्रृंखला। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बताया था ना कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक होती है ना, ये देखो बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक होती है, उसको बोलते हैं फूड वेब, है ना, उसको बोलते हैं फूड वेब। यहां पर बहुत सारी फूड चेन्स हैं और ये बन गया साइकिल। तो बच्चों ने इसका आंसर कर दिया बी मतलब होता है सर्कुलर फूड चेन, जो कि सरासर गलत है बच्चों, सरासर गलत है। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी बताओ फटाफट, टाइम हो रहा है। शाबाश। हाँ, ए सीरीज ऑफ फूड चेन हैविंग फ्रीक्वेंट इंटरलिंक्स, आपस में इंटरलिंक होते हैं, जिनकी आपस में जिनकी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, वो जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला ही खाद्य जाल का निर्माण करती है, फूड वेब की फॉर्मेशन करती है बच्चों, फूड वेब की। समझे बात को? फूड चेन, मैनी फूड चेन मिलकर के सीरीज ऑफ फूड चेन हैविंग फ्रीक्वेंट इंटरलिंक, आपस में इंटरलिंक होती है। यहां से फूड वेब से बहुत क्वेश्चन आया बच्चों, आपको दिखाऊंगा एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर बच्चों ए टिक कर लो फटाफट, इसका आंसर ए टिक कर लो। आप भी इसके साथ साथ इसके आंसर बताते जाओ, मुझे पता लगता रहेगा कौन बच्चा सही बता रहा है, कौन बच्चा गलत बता रहा है। ओके, ह्यूमस, बड़ा शानदार क्वेश्चन। इसका मैंने फैक्ट भी दिया है, फैक्ट मैं बता दूंगा बाद में, अभी मैंने इसमें मैंने फैक्ट अपलोड नहीं किया। ह्यूमस क्या है बच्चों? आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपके घर में बायोवेस्ट होता है, बायोवेस्ट का मतलब क्या होता है? बच्चे कहेंगे सर ये बायोवेस्ट क्या होता है? जैविक अपशिष्ट बोलते हैं हिंदी के अंदर। यानी आपकी मम्मी ने क्या किया, वेजिटेबल्स को कट किया, वेजिटेबल्स को कट करने के बाद आपने क्या किया, उसको सोयल पार्टिकल के अंदर डालते गए। आपने एक बनाया, डस्टबिन बनाया, वहां पर क्या हुआ, आप क्या डालते रहे, वेजिटेबल्स की, जैसे छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, टमाटो के छिलके हो गए, पोटैटो के छिलके हो गए, आप सारे यहां पर डालते जा रहे हो। आफ्टर सम डेज क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बता दो। आफ्टर सम डेज क्या बनेगा, किस चीज की फॉर्मेशन होगी? शाबाश, किस चीज की फॉर्मेशन होगी? जल्दी बताओ बच्चों, किस चीज की फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल बच्चे कह रहे खाद बनेगी, मैन्योर बनेगी, मैन्योर। और वो जो छिलके आपने डालने हैं उसके अंदर, क्या वो बचेंगे? क्या आपको विजिबल होंगे? वो नहीं विजिबल होंगे ना, क्योंकि उसका धीरे धीरे डिकम्पोजर के द्वारा, अब बाय द डिकम्पोजर वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने आफ्टर 20 डेज चेक किया तो आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि उसमें क्या था, कि वो टमाटो के छिलके थे या पोटैटो के छिलके थे, वो किसका बायो वेस्ट था, किसका जैविक अपशिष्ट था। क्या आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा? जल्दी बताओ फटाफट।
लगेगा ना पता, हल्का सा आपको लाइटली पता लगेगा कि इसमें ये टमाटो के छिलके होंगे, जो थोड़ा बहुत उसका पार्शियल, उसका एक पार्ट आपको विजिबल होगा, है ना। तो इसका आंसर तो है जैविक कार्बनिक पदार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि जैविक कार्बनिक पदार्थ हो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जैविक, हाँ जैविक है, कार्बनिक भी है, पदार्थ भी है, ये बोल सकते हो, लेकिन ह्यूमस की डेफिनेशन में नहीं आता ये। पौधे की पत्तियां, टहनियां, ये तो हमने डाल दी उसके अंदर, आफ्टर सम डेज हम चेक कर रहे हैं। पौधे की पत्तियां, पौधे की टहनियां, या कुछ भी बायो वेस्ट, कुछ भी छिलके या प्लांट्स, आप वो तो डाल रहे हो आपके उसके अंदर, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। आफ्टर सम डे चेक कर रहे हैं हम। तो अब आती है बात आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ, पूरी तरह से विघटित कार्बनिक पदार्थ, पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। बच्चों फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर तब होता है जब पूरी तरह कोई चीज कन्वर्ट हो जाए कंप्लीटली, हमें पता ना लगे कि इसका ओरिजिन क्या है। ये पहले टमाटो के छिलके थे, अब इसे प्रॉपरली खाद बन गई, हमें नहीं पता लग रहा क्या है वो। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, जब आप कोई भी बायो वेस्ट, कोई भी कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि जैव निम्नीकरण होता है, अगर उसको डालते जा रहे तो वो पार्शियली डिकम्पोज होता है। और ह्यूमस वो है पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर है लेकिन पार्शियली डिकम्पोज होता है, ये आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ। सी आंसर टिक कर लो, इसका राइट सी आंसर है। आप जैसी जो मर्जी साइड उठा लो, इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है बच्चों, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ह्यूमस की डेफिनेशन में वो आता है जो पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, वही ह्यूमस होता है, जो कि मैन्योर बनाता है बाद में आने वाले टाइम में। द टर्म, फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सभी को करवाए क्वेश्चन, सभी को आता है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी बोलो। ए ऑप्शन मोबिलस, सी बी ऑप्शन ग्रासलैंड, थाईमैन, थैनमैन, डी ऑप्शन टेंसले, मोबिलस, ग्रासलैंड, थैनमैन, टेंसले। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, शाबाश बच्चे बोल रहे डी आंसर, एजी टेंसले। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, यूज्ड बाय एजी टेंसले। ओके चलते हैं आगे, शाबाश। इन विच एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाज इंट्रोड्यूस ऑन इंडिया। मैंने काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष में लागू हुआ, फटाफट मुझे इसका आंसर बोलते जाओ। 1974, 1981, 1986, 1972। तुक्का मारो जिसको नहीं आता, जिसको नहीं आता वो गैस करो जल्दी फटाफट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नहीं इसका आंसर बच्चे बोल रहे हैं सी, नहीं रॉन्ग आंसर। बच्चों ये काफी क्वेश्चन आपके आते हैं, यहां से मैंने बताया भी था आपको कि एनवायरमेंटल एक्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर है 29 मार्च को ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, एयर को प्रिवेंट करने के लिए, एयर को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर को बचाने के लिए 1981। इसका आंसर बी टिक कर लो बच्चों, राइट आंसर इज बी। जहां मर्जी चेक कर लो ना, इसका आंसर आपको बी मिलने वाला है, इट इज राइट आंसर इज बी। फटाफट आपके आंसर की में लगाओ, चलते हैं आगे। द इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द, अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए हैं बच्चे। ये इकोलॉजी है ना, जो इकोलॉजी सक्सेशन है और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जो होती है, सॉरी इकोलॉजी जो सक्सेशन है, यहां जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों, इकोलॉजी पिरामिड रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एनर्जी फ्लो, सी ऑप्शन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाते हैं, ए पौष्टिकता संरचना, बी ऊर्जा प्रवाह, सी पारिस्थितिकी अनुक्रमण, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बच्चों एक बात बता दूं आपको एक बात बता दूं कि जो है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन है, आपको मंजू मैडम ने समझाया हो टॉपिक ये वाला, ये इकोलॉजिकल पिरामिड के बिल्कुल उल्ट बात है ये। तो ये दोनों एक दूसरे के टर्म जो है वो बिल्कुल टर्म अलग अलग है। तो इकोलॉजी पिरामिड कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता इकोलॉजिकल सक्सेशन को। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ये एनर्जी फ्लो को दिखाता है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ये ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। मेनली जो है ना इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को दिखाता है मेनली, क्योंकि वहां पर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर की बात करते हैं। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। इसका आंसर बच्चों होगा ए, टिक कर लो शाबाश। मुझे पता है काफी बच्चों ने इसका आंसर डी किया है, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। अपने आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर देते जाओ। 8 का सर बी, 8 का ए, 8 का सी, ऐसे लिखते जाओ चैट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैं आपसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपने आप 7 का आंसर सर ए,
फिर अपने आप चेक करो कि मेरा गलत है सही है। अभी आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए ये लाइव टेस्ट चल रहा है बच्चों। साथ साथ आंसर देते जाओ, अब 8 नंबर का आंसर देते जाओ अपने आप। जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो मैच करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट? ऐसे कौन से निम्नलिखित में से पर्यावरण में प्रदूषक के कारक है? बच्चों बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है। थर्मल पावर प्लांट तो बिल्कुल श्योरली है। थर्मल पावर प्लांट जो कि जहां पर कोयले को बर्न करके क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, कोल को बर्न करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये तो काफी पोल्यूशन फैलाते हैं। कोल से सीओ गैस निकलती है मेन, तो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में पर्यावरण प्रदूषण कारक है। उष्मीय शक्ति संयंत्र, ये तो हो गया। बी नाभिकीय संयंत्र, ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल है वो भी तो पोल्यूशन फैलाते हैं, तो दो तो मेन हो गए। तुम कहो सर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो इतना पोल्यूशन नहीं फैलाते, बिल्कुल नहीं फैलाते, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ इसका जो है ना 1 to 2% ये सीओ या कोई ना कोई गैस रिलीज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बड़ा नेग्लिजिबल पोल्यूशन फैक्टर है, पॉल्यूटेंट फैक्टर है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट और ऑटोमोबाइल प्योरली पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, ये बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि यहां से भी गैसें रिलीज होती हैं जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मैच कर लो बच्चों, इसका आंसर डी, सभी आंसर होंगे इसके डी, ऑल ऑफ द अबव। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हाईली इफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन? देखो बच्चे ने आंसर क्या किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव शरीर का कौन सा भाग वायु प्रदूषण द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? आप जा रहे हो बहुत धुआं, आपको दिक्कत क्या आएगी? मैं खाना खा के निकला, मेरा खाना नहीं बच रहा जी सर, धुआं बहुत है, मेरा खाना नहीं बच रहा। खाना तो आपके पेट ने डाइजेस्ट करना है, आपके एब्डोमेन ने पचाना है उसको। तो उत्सर्जन तंत्र, सर मुझे पसीना नहीं आ रहा। आपका जो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी जब स्वेटिंग करती है, जब पसीना आता है, तो उसका तो एयर पोल्यूशन का तो स्वेटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। मेनली इफेक्टेड किसको करता है? सर वो कह रहे हैं कि सर मेरा ना ब्लड मेरा सर्कुलेट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, यहां पर धुआं बहुत हो गया, यहां पर स्मोक बहुत हो गया। तो इसका आंसर ए गलत, सी गलत, डी गलत, इसका आंसर बी है बच्चों। आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। आपको ये बोल दो ना कि आज आपको एक्सरसाइज करनी है धुएं के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर, आप मरे ना करो। समझे बच्चों बात को? तो पॉल्यूशन इज हाईली इफेक्टेड इज श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। आपके सांस लेने में, श्वास लेने में, इनहेल ऑफ एयर दिक्कत आती है आपको। फुल फॉर्म ऑफ एड्स, 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर बी कर लो टिक बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ एड्स, बिल्कुल इजी आंसर। जिस बच्चे ने इजी आंसर लगाया ए सही है उसका। ए एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका आंसर है ए। बहुत आसान आंसर है ये तो, है ना। बी ऑप्शन गलत है, डी सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, इसका आंसर ए बच्चों, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आगे। स्मोक, बिल्कुल इजी आंसर। सारे क्वेश्चन करवाए हुए मैंने, 11 क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और करवाए हुए क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन आए हैं। स्मोक वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था बच्चों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्मोक एंड क्लाउड, स्मोक का मतलब क्या होता है? मिस्ट एंड रेन। स्मोक एंड फोग, ऑल ऑफ द अबव। धुआं में बादल, धुआं वर्षा, धुआं कोहरा, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी, शाबाश, सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। स्मोक एंड फोग मिलकर के, स्मोक एंड फोग मिलकर के इनको जोड़ दो तो बनता है SMOG, स्मोग। इसका फो हटा दिया, इसका KE हटा दिया और बन गया स्मोग। स्मोग वो होता है जब सर्दियां होती है, सर्दियां, तब बहुत ज्यादा धुआं और कोहरा मिलकर के धूम कोहरा या स्मोग का निर्माण करते हैं। बच्चों इसका आंसर टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर होगा सी। चले आगे। द मेजर सोर्स ऑफ मैरीन पोल्यूशन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया ये वाला बच्चों। समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण जिसको बोलते हैं अपने, इट इज कॉल्ड ओशियन पोल्यूशन। कि ओशियन या महासागर के अंदर, ओशियन के अंदर जो पोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका मेन रीजन क्या है बच्चों? अगर हम बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि महासागरों में जो मेन पोल्यूशन होता है वो लैंड के कारण होता है, धरती के कारण होता है। धरती में जितना भी गंद डाल रहे हैं, पोल्यूशन डाल रहे हैं, प्लास्टिक, ऑयल, उसके कारण होता है। लेकिन अगर बात करें कि ये भी गंदे नाले भी तो होते हैं धरती पर, ये ऑयल स्पिल जो होता है, ऑयल जो कंटेंट होता है, जितना भी पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो भी तो क्या होता है अपने अर्थ पे होता है।
प्लास्टिक भी कहां होता है? अर्थ पे होता है। मीथेन गैस भी कहां होती है? अर्थ पे होती है। तो इन चारों में सबसे मेन कौन है? इन चारों में सबसे मेन कौन है? मुझे जो इसका आंसर लगता है चारों में, वो इसका आंसर है प्लास्टिक। आप चाहे वेरीफाई कर लो बच्चों, इसका आंसर है प्लास्टिक। इसके अलावा इसका आंसर कोई नहीं है। इसके अलावा इसका आंसर मतलब मेजर सोर्स, मेजर की बात कर रहा हूं, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मेजर कौन है? सी प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक कभी भी डिग्रेडेबल नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। तो प्लास्टिक इज अ मेन सोर्स ऑफ द पोल्यूशन इन मैरीन, इन ओशियंस, सागर के अंदर। इन बर्ड्स डीडीटी प्रिवेंट द प्रॉपर फॉर्मेशन। बच्चों डीडीटी वो होती है जो अब दिवाली आती है तब अपन छिड़काव करते हैं इसका, है ना, जो एक व्हाइट सब्सटेंस होता है, एक व्हाइट क्या होता है, एक पाउडर होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको बर्ड्स, मान लो कहीं पर बर्ड्स कुछ खा रहा है, कुछ ईटअप कर रहा है, वहां पर ये डीडीटी का छिड़काव कर दिया, डीडीटी की स्प्रे कर दी मान लो, या पाउडर को स्प्रे कर दिया, अगर उसने उसको इनहेल कर लिया, ईटअप कर लिया, खा लिया डीडीटी को, तो उसके कारण भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है उनका। लेकिन जब भी कोई बर्ड्स एग वगैरह जनरेट करते हैं, अगर एग पर ये डीडीटी लग जाए तो एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बच्चों। इसका मेन जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, किसके उचित निर्माण को रोकती है? ये एग की डेवलपमेंट को रोकती है। इसका आंसर ए टिक कर लो बच्चों। इसका आंसर स्पर्म गलत है, ब्लड गलत है, फीदर्स गलत है, यानी पंख गलत है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों? इसका आंसर है ए। ये एग को मेनली डैमेज करने का काम करती है। सुंदरबंस आर फेमस फॉर, बिल्कुल, बंगाल टाइगर। सारे के सारे आंसर सही है जिस बच्चे ने लगाए ये वाला ए आंसर टिक कर लो। टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबंस इन द पश्चिम बंगाल की धरती पर बंगाली टाइगर, द बंगाली टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा। इसका आंसर होगा बच्चों टाइगर। टिक कर लो फटाफट, चलते हैं आगे। ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, बच्चों सबको पता है ये बात, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, बड़ा हिट क्वेश्चन है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? बच्चों साथ साथ आंसर भी देते जाओ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आंसर दो ना दो, आपका अंडरस्टूड है। आपने जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, 15 नंबर क्वेश्चन आए तो आपने आंसर देना है, सर इसका आंसर ये है 15 नंबर का, सर 16 नंबर का आंसर ये है। मुझे पता तो लगे कि कौन कितना जानता है। जो बच्चे नए आए हैं, आपका भी लाइव टेस्ट चल रहा है बच्चों, इसका आंसर देते जाओ। बिल्कुल, बच्चे बोल रहे हैं सर ए समताप मंडल, ए स्ट्रेटोस्फियर, राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल शाबाश, आपका आंसर स्ट्रेटोस्फियर सही है। बहुत बार किया हमने। भोपाल गैस ट्रेजेडी, बच्चों देखो सारे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं जो मैंने एक दिन एग्जाम से पहले करवाए थे आपको, हालांकि मैंने पहले भी बहुत करवाए हुए हैं। ए ऑप्शन 9057, बी ऑप्शन 9084, सी ऑप्शन 9064, 2002। आपको बताया कि 1984 हमारे भारत के लिए सबसे बेकार वर्ष रहा है, सबसे बेकार साल रहा है। क्यों? क्योंकि इसी ईयर में सिख दंगे हुए थे, बहुत भारी सिख दंगे हुए थे, काफी जान माल की हानि हुई थी, बहुत जीनोसाइड हुआ था बच्चों, जीव हत्या हुई थी 84 के टाइम। और उसी टाइम मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा था 1984। आपको मैंने बताया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, तो 1984 बी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों। इसका चलते हैं आगे। द फ्रियोन इज ए, बड़ा शानदार क्वेश्चन, फ्रियोन बच्चों इसका बताओ, आप बताओ फटाफट। फेरस सल्फेट पॉल्यूटेंट, जिस बच्चे ने इसका आंसर ए लगाया गलत है वो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आयरन कंटेनिंग पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, द मेटल फ्लोराइड, निम्न में से क्या एक फ्रियोन है? फेरस सल्फेट प्रदूषक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लोहा युक्त पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, धातु फ्लोराइड। बच्चे कहेंगे, जो बच्चे नए हैं, सर आपने ये करवाया कब था, ये आपने फ्रियोन कब करवाया? ये मैंने लॉकडाउन के अंदर, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ये कोई 4-5 महीने की पहले की बात है, तब मैंने पोल्यूशन टॉपिक विद नोट्स समझाया था, उसमें ये फ्रियोन टर्म आई थी। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे नोट्स चेक कर लो, आपको फ्रियोन टर्म मिल जाएगी। फ्रियोन किसको बोलते हैं? फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एक ट्रेडिंग नेम है, एक औद्योगिक नाम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन कहा जाता है, इट इज कोल्ड फ्रियोन। तो इसका आंसर बी टिक कर लो बच्चों, शाबाश, इसका आंसर बी टिक कर लो। चलते हैं आगे, बच्चे बने रहो। आज का पेपर काफी लंबा होने वाला है, क्लास काफी लंबी होने वाली है, क्लास काफी 1 घंटे की क्लास होगी या 1.5 घंटे की क्लास होगी, आपको रहना पड़ेगा पेपर, क्योंकि आंसर की जारी हो रही है। एसिड रेन इज कोज्ड बाय, फटाफट इसका आंसर बताओ। इसका
excess production of coal, excess release of carbon dioxide and due to increasing consumption and respiration, excess release of SO2, NO2। बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर सी, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के कारण ही रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन। तो जिसका आंसर सी है वो सारे सही कर लो बच्चों, सी आंसर टिक कर लो। इसका जीवाश्मीय ईंधनों के दहन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अत्यधिक भाव। 19 क्वेश्चन फिर आ गया भोपाल गैस ट्रेजेडी। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ड्यू टू एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जल्दी बताओ, बिल्कुल आसान आंसर है। इससे कौन सी गैस रिलीज हुई थी बच्चों? ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका। तो बताओ इसने क्या किया था बच्चों? गैस रिलीज हुई थी, आपको पता ना, गैस का रिसाव हुआ था, गैस लीक हुई थी। तो गैस क्या करेगी? मिट्टी को तो प्रदूषित करेगी नहीं, जल को तो प्रदूषित करेगी नहीं, इसने एयर को पोल्यूट किया था। इसका आंसर है एयर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा इसने एयर पोल्यूशन फैलाया था। चले आगे। एनवायरमेंट कैन बी इंप्रूव्ड बाय विंड इरोजन, एक्सेसिव ट्री फॉल, कंजर्वेशन। विंड एरोजन मतलब होता है कि वायु पर्दन से मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा कटाव होती है, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। अत्यधिक पेड़ गिरा तो बिल्कुल गलत आंसर है, हमें संरक्षण करना होगा, हमें कंजर्वेशन करना होगा, सी इज राइट आंसर। ओके, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोस्फीयर, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही आता है। जैव मंडल में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है बच्चों? सभी को पता है। इसका जैसे जैसे स्क्रीन आए आपके सामने, जैसे क्वेश्चन आया, आप अपने आप आंसर देते जाओ बच्चों। आंसर नहीं दे रहे आप, सारे बच्चे इसका आंसर दो, बिल्कुल शाबाश, बी आंसर टिक कर लो इसका, बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। चलो आगे, आप इसका आंसर अपने आप दो, 22 क्वेश्चन का आंसर अपने आप दो। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एटमोस्फियर इज अबाउट, ए ऑप्शन 21.94, बी ऑप्शन 18%, 0.3, 79। सभी को पता है इसका आंसर क्या है? सभी को पता है इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ए करवाया हुआ है, 21.94 अप्रोक्सीमेटली ये इसकी परसेंटेज होती है, टिक कर लो ए ऑप्शन। चले आगे। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मीन का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन मिक्सिंग of pollutant in the air, B option biomagnification of the toxic agent, increase in the pollution, toxic agent, desertification, deforestation and other factors that degrade environment। पूरे पर्यावरण को निम्नीकरण करने का काम कौन करते हैं? पूरे पर्यावरण को बिगाड़ने का काम कौन करते हैं? ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। प्रदूषण भी रिस्पॉन्सिबल है, विषाक्त कारक भी रिस्पॉन्सिबल है, मरुस्थलीकरण, निवर्णीकरण, ये सारे आंसर, इसका सी आंसर टिक कर लो, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल। जो पर्यावरण को बिगाड़ने में काम आ रहा है। द वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड, इसका आंसर बताओ फटाफट बच्चों। ए ऑप्शन 1 to 7 अक्टूबर, बी ऑप्शन 15 to, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1 जून to 7 जून, डी ऑप्शन 15 जून to 21 जून। इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, इसके सारे आंसर गलत है। अगर आपको सही करना भी है तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर है 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड वाइल्ड वीक, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो इस हिसाब से तो कोई भी नहीं बैठा। अगर आपको सही करना है तो ए पे टिक कर दो, ए सही हो सकता है इसका आंसर। अगर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बने तो ए बनेगा इसका आंसर बच्चों। इसका आंसर की टिक कर लो, इसका आंसर ए है। वैसे तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, ये वाला वाइल्ड लाइफ वीक डे मनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ए टिक कर लो, ये सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, जब भी किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार में क्या क्या करना चाहिए? उसकी लाइफ को बचाओ, जीवन का बचाव करो, पीड़ित की बिगड़ती हालत को रोकना, टू प्रिवेंट विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम रॉजनिंग, एंड सी ऑप्शन टू प्रमोट रिकवरी। ये सारी बातें हमें फर्स्ट एड के दौरान करनी चाहिए, ड्यूरिंग फर्स्ट एड हमें करना चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा बच्चों, टिक कर लो फटाफट, जल्दी चलो आगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोल्यूटेंट नॉर्मली? हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है, सारे बच्चे इसका आंसर, ऑल बच्चे इसका आंसर मुझे पता है इसका ए करके आए हैं, जो कि गलत आंसर है। ए इसका आंसर नहीं हो सकता। आप बताओ इसको, मैं चीख चीख के बोलता हूं, हमेशा बोलता थक गया कि कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को पोल्यूटेंट गैस में काउंट नहीं करना, इसको पोल्यूटेंट गैस में काउंट नहीं करना। इट इज नॉट ए पोल्यूटेंट गैस, ये प्रदूषक गैस नहीं है, इट इज ए मेनली ग्रीन हाउस गैस। बच्चों कभी भी ऑप्शन आ जाए इसको ग्रीन हाउस गैस में काउंट करना है, ये कभी भी पोल्यूटेंट गैस में काउंट नहीं होती। इसका आंसर है बी, नॉट ए पोल्यूटेंट, बी। ये पोल्यूशन नहीं फैलाती, ये ग्लोबल वार्मिंग करती है।
नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरली पोल्यूशन के लिए, तो इसका आंसर बी है। हाइड्रोकार्बन तो जल गए तो पोल्यूशन फैलेगा, तो इसका आंसर बी। आप इंटरनेट पे खोज लो, इसका आंसर बी मिलेगा आपको। अगर आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है तो मुझे दिखाओ, मुझे उसका प्रूफ दो। इसका आंसर बी है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। टिक कर लो। चले आगे। इन इंडिया नेरी इंस्टीट्यूट, द नेरी इंस्टीट्यूट है जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहां मिलेगा? ए ऑप्शन नागपुर, बी ऑप्शन कोलकाता एंड सी ऑप्शन बंबई, दिल्ली। बिल्कुल इसका आंसर बच्चों ए। टिक कर लो। इसका आंसर है ए, नागपुर। नागपुर में होता है ये चीज। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन टू। ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये बता दूं कि रामसर इंटरनेशनल जो कन्वेंशन था, ये आर्द्रता भूमि या जितनी भी जलीय वाटर से रिलेटेड था। ये रामसर इंटरनेशनल जो कि ईरान में हुआ था, ये ईरान के अंदर हुआ था और ये मेनली वेटलैंड के लिए किया गया था कि जितने भी जलीय भूमि जहां पर जमीन के अंदर जल पाया जाता है, आर्द्र भूमि को पाई जाती है, उसका कैसे बचाव करें, उसको कैसे कंजर्वेशन करें वेटलैंड के एरिया के लिए, आर्द्र भूमि के। इसका आंसर बी टिक कर लो बच्चों, शाबाश। ऊपर वाले का आंसर ए टिक कर लो। चले आगे। द अर्थक्वेक अंडर द सीज कोल्ड। आपको पता है बच्चों, भारी तबाही आई थी, बहुत भयंकर, जब समुद्र के तल के नीचे, जब हम सी के अंदर समुद्र में उत्पन्न भूकंप क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है सुनामी। इसका आंसर ठीक है, सुनामी। टी तो साइलेंट रहता है, टी सुनामी नहीं बोलते, इट इज ए सुनामी। चलें आगे। बिल्कुल, ओजोन लेयर इज डिग्रेडेड बाय, डैमेज बाय। बच्ची ने CO2 किया है, कहा कभी कार्बन डाइऑक्साइड कभी डैमेज करती है क्या? मैं समझा के आपको कमला हो गया कि ओजोन परत को हानि कौन पहुंचाती है। आपको इसका आंसर आता है, जल्दी बता दो, शाबाश। कितने क्वेश्चन आगे देखो, कितने क्वेश्चन आगे, फटाफट जल्दी बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही, राइट आंसर। बच्चे सही बता रहे हैं, बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग 31 क्वेश्चन नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन सा इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? कौन सा संजीव नहीं है, जैविक घटक नहीं है? बताओ बच्चों। ए ऑप्शन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, बी ऑप्शन एल्गी, सी ऑप्शन मिनरल्स एंड गैसेस एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। पादप व जीवाणु, बी शैवाल, सी खनिज व गैस, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर, बच्चे सही बोल रहे हैं। इसका आंसर प्लांट और बैक्टीरिया तो इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह जीव है, जीवी तत्व है। एल्गी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मिनरल्स जो होते हैं, पोटेशियम है ना, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सल्फर, ये मिनरल जितनी भी गैसें होती हैं, O2, N2, इट इज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ए अजैविक तत्व। यह एक प्रकार के एबायोटिक फैक्टर है। इसका आंसर सी टिक कर लो। ये नॉट ए बायोटिक, ये बायोटिक नहीं है, ये एबायोटिक है। सी टिक कर लो बच्चों, सी आंसर होगा इसका। जल्दी बताओ। इन विच was the Forest Conservation Act passed? 1927, B option 1950, C option 1980 and D option 1986। ये बच्चे ने सही किया है, इसका आंसर सी सही है, इसका 1980 होगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन क्रैमिंग क्वेश्चन है, आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आप पक्का आते हैं, एग्जाम में आते हैं। चले आगे। तो ये क्वेश्चन आपका गलती भी होगा तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तुक्के मारते रहो, सही बैठेगा तो अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे एक्ट है बच्चों, ये मैंने करवाए भी थे 25 आप क्वेश्चन एग्जाम से पहले, उसमें क्वेश्चन आए भी हैं, है ना। तो वो मेन बात नहीं है, ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होगा बच्चों, फील मत करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो है सी टिक कर लो, 1980 है। चलिए आगे। इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट, मंजू मैडम ने करवाया था, मंजू शर्मा मैम ने, इकोलॉजी। आपको पता है ये बात। ए ऑप्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीड्स एंड ट्रीज एंड सी ऑप्शन बायोटिक एंड एबायोटिक। बच्चों आपको पता है कि इकोसिस्टम जो मिलकर बनता है जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बनता है। इस बच्ची ने सी आंसर किया, राइट आंसर सी। इसका टिक कर लो बच्चों, शाबाश। सी इज द राइट आंसर, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बिल्कुल। इन विच फॉलोइंग नेशनल पार्क द लॉयन इज बीइंग कंजर्व्ड। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान शेर को संरक्षित किया जाता है। ए ऑप्शन दुधवा, बी ऑप्शन कॉर्बेट एंड सी ऑप्शन काजीरंगा, डी ऑप्शन गिर। बच्चों आपको याद हो तो यूपी में चुनाव थे, तो नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ने बोली थी बात कि अगर आपको शेर चाहिए तो मैं गुजरात के गिर से शेर देता हूं। हमारे गुजरात के गिर के शेर बड़े फेमस हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो बच्चों ये गिर जो है ये शेरों के लिए फेमस है, लॉयन के लिए फेमस है। लॉयन इज बीइंग कंजर्व्ड, यहां पर इनको कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, इनको बचाया जाता है, इनका प्रजनन कराया जाता है। और काफी लॉयन की
प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो लोयन जो गिर के लोयन जो पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया में फेमस है बच्चों, गिर इसका आंसर कर लो, डी इज द राइट आंसर। चले आगे फटाफट। इन विच फॉर द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोयन इज बीइंग कंजर्व्ड, ये तो हो गया इसका आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ पैन, इसका आंसर डी है बच्चों, मैं करवा चुका हूं आपको। चले आगे। पैन करवाया था मैंने, क्वेश्चन जाते टाइम करवाया था मैंने, पर्यावरण के पैन का क्या होता है, इसका आंसर टिक कर लो बच्चों। इसका आंसर आपको आता है, जिसको आता है फटाफट चैट सेक्शन के अंदर देते जाओ, टाइम कम है, फटाफट देते जाओ। सी आंसर, राइट आंसर सी, पैरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। जिस बच्चे ने सी टिक किया सही उसका आंसर पैरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, राइट आंसर। चले आगे। विश्व एड्स दिवस का वर्ड एड्स से कब आया था, बहुत आंसर, बहुत इजी आंसर है। 2 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर, 14 जनवरी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हुआ चैट सेक्शन के अंदर, फटाफट जल्दी इसका आंसर देते जाओ बच्चों। शाबाश शाबाश बच्चों, इसका आंसर है सी, 1 दिसंबर। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, 1 दिसंबर। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज। बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो पानी के अंदर उत्पन्न नहीं होती है, पानी के द्वारा नहीं फैलती है, वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। अगर इसका आंसर टिक करो, बच्चे कंफ्यूज होंगे इसका आंसर देख करके। इस बच्चे ने आंसर बी आंसर किया, पोलियो नहीं, कोलेरा नहीं, जॉइंडिस नहीं। पहली बात तो पीलिया तो पानी से फैलता है, कोलेरा पानी से फैलता है, हैजा पानी से होता है, पीलिया पानी से होता है। लेकिन बात करें पोलियो, लेकिन पोलियो में कंफ्यूजन होती है, लेकिन पोलियो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, पोलियो भी वाटर के द्वारा फैल सकता है। इसे इंटरकंटामिनेटेड, ये भी पानी द्वारा फैल सकता है, लेकिन मलेरिया नहीं फैलता। मलेरिया तो मच्छर काटेगा तभी फैलेगा। मलेरिया कब फैलेगा बच्चों, जब मच्छर काटेगा तभी फैलेगा। तो ये एक प्रकार का पानी से होने वाला रोग नहीं है, ये मच्छर काटने से, मॉस्किटो को वो करने से, काटने से होता है आपको रोग। तो इसका आंसर ए टिक कर लो बच्चों, मलेरिया। उसका आंसर क्या था, डी सी टिक कर लो। एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोज विच डिजीज, भगवान करे ये कभी ना हो। ए मलेरिया, जी सी, बी जॉन्डिस एंड सी ट्यूबरक्लोसिस। इसका आंसर है डी एड्स के टेस्ट को बोला जाता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का मतलब होता है एड्स का टेस्ट करवाना ही एलिसा टेस्ट होता है। डी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, शाबाश। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन केम इनटू ऑन विच डेट, क्वेश्चन करवाया हुआ है कि एनवायरमेंट एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ, तो इसका आंसर कर लो 1986, याद जिसको है 19 नवंबर। सभी क्वेश्चन करवाए हुए आ रहे हैं बच्चों, देखते जाओ। 19 नवंबर 1986 का राइट आंसर है इसका। 19 नवंबर 1986 को ही ये इंप्लीमेंट होता है। जिस बच्चे ने इसका आंसर ए लगाया है उसका आंसर राइट है। बच्ची बोल रही थी सर मेरे आंसर साथ साथ लगाते जनाब, तो इसका आंसर ए है बच्चों। जिस बच्ची का मैंने पेपर लिया है उसका आंसर ए सही है, तो इसका आंसर ए टिक कर लो बच्चों, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन आसाम, ऐसा कौन सा पार्क है जो आसाम के अंदर सिचुएटेड है बच्चों, शाबाश। इसका आंसर बताओ। गिर नेशनल पार्क, गिर तो गुजरात में है, दुधवा नेशनल पार्क नहीं, जिम कॉर्बेट नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम के अंदर सिचुएटेड है, काजीरंगा। डी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर टिक करते हो, शाबाश। बच्चे बने रहो, जाना नहीं कहीं, आपके लिए बहुत काम के क्वेश्चन है आने वाले टाइम में, एसएससी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में काम आने वाले हैं। बच्चे सारे बने रहो। ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, अवॉइडेंस एग्रीकल्चर, अवॉइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड सिचुएटेड नॉन एज ग्रीन बेल्ट फॉर्मेशन, एफॉरेस्टेशन, डाइवर्सिफिकेशन, वाटर कंजर्वेशन। बच्चों अतिचारण का मतलब होता है कि आपने पशुओं को छोड़ दिया, वो फसलों को अतिचारण कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, पेड़ों को आप काट चुके हो, सारे के सारे एग्रीकल्चर जितने भी वर्क थे कृषि कार्य को रोक दिया, तो क्या होगा वहां पर, उस लैंड पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहे हो, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहे हो, डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हो आप। तो इसका आंसर डी टिक कर लो बच्चों, शाबाश। विच आर द कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के कौन कौन से घटक हैं, सारे ही घटक होंगे बच्चों, सारे होंगे। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, जेनेटिक, सभी कुछ मिलता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसका आंसर टिक कर लो, डी इज द राइट आंसर बच्चों। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं आगे। अब आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर हार्मफुल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप माइनिंग करते हो यानी पहाड़ों को खोद करके खनिज तत्वों को निकालते हो तो पहाड़ों का विनाश कर रहे हो, तो वहां का जैव मंडल खत्म हो रहा है। अगर आप पेड़ पौधों को उखाड़ रहे हो तो वहां की प्रकृति खत्म हो रही है, जैव मंडल खत्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है वहां की। अगर आप बर्निंग, आग लगा रहे हो तो भी नुकसान हो रहा है। तो तीनों फैक्टर इज द हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के लिए हानिकारक है। जैव विविधता मतलब हम लोगों से मिलकर बनी है, ये
बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि यहां पर हम भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, आपस में सारे इंटरलिंक है, ये सारी चीजें नुकसान पहुंचाती है बच्चों। एक पेड़ काट दिया ना तो आपने कई पक्षियों का घर छीन लिया, कई बर्ड्स का घर छीन लिया, तो पेड़ काटने से रोकना चाहिए आपको। अगर आपके आसपास कोई पेड़ काट रहा है तो रोको उसको, क्योंकि उसमें नुकसान आपको ये नहीं हो रहा कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप कई पक्षियों का घर उजाड़ रहे हो बच्चों, समझे बात को। तो इसका आंसर होगा डी, टिक कर लो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन भूमि निम्नीकरण का उदाहरण, भूमि को खत्म करने वाला डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश। बड़े आसान क्वेश्चन आया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे इन्होंने। वनों का विनाश करना, कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, भूमि को खत्म करने के उपयोग कर रहे हैं, जितने भी आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो आर्टिफिशियल, वो भी खत्म कर रहे हो। औद्योगिक वेस्ट, सारे जो है हमारे फैक्टर वो भूमि को, लैंड को खत्म करने का काम कर रहे हैं। भूमि मतलब भूमि, भूमि धरा, उपरोक्त सभी। डी आंसर टिक कर लो बच्चों इसका आंसर। ओके, डी आंसर टिक कर लो। ए आंसर नहीं है इसका, ये बच्चे ने एक किया तो इसका गलत है। डी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों। चले आगे। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू एंट्री ऑफ डोमेस्टिक सैवेज, एग्रोकेमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। बच्चों सारी चीजें ऐसी हैं जो एक वाटर को भी वेस्ट करती हैं, घरेलू जलमल, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन अपशिष्ट। तो डी टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर डी होगा, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज ऑफ सोर्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिससे मेडिसिन बनती है बच्चों? नीम से बनती है, पक्का पता है, और तुलसी से बनती है। तुलसी एज ए मेडिसिन लेते हैं अपने, जब चाय के अंदर तुलसी के पत्ते डाल दो, जब पंडित जी के पास आप प्रसाद देने जाते हो ना तो वो तुलसी से डूबे हुए पानी को आपको देता है, इसको आप छिड़काव करो, इसको पी लो। तो हमारे लिए तुलसी एक माता है, तुलसी एक इतनी औषधि होती है, तुलसी के अंदर मेडिसिन होती है कि आपका बुखार भी ठीक हो जाता है। तो नीम तुलसी चढ़ाई, तो ये भी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। डी टिक कर लो बच्चों, इस बच्ची का आंसर किया है गलत है। डी टिक कर लो बच्चों, शाबाश। What will happen? Global warming is not checked in time. भूमंडलीय उष्मन के समय रहते नियंत्रित नहीं किया, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में हमें फ्यूचर में क्या नुकसान होने वाला बच्चों? व्हाट विल हैपन इन ग्लोबल वार्मिंग? एक तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा बच्चों। आपको मैं ये बता रहा कि अगर गर्मी बढ़ गई दुनिया के अंदर, गर्मी बढ़ गई, अगर हीट बढ़ गई पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या होगा? आपको बताया कि जितने भी बर्फ के पहाड़ है, जितने भी बर्फ के पहाड़ है वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। अगर वो पिघलने शुरू हो गए, मेल्ट होना शुरू हो गए, तो सी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा। और ये तो बात सही है कि वाटर लेवल ऑफ सी विल राइज एंड ये सी लेवल विल रिमेन्स ऐसा नहीं, ये बात गलत है। समुद्री जल सब अप्रभावित रहेगा, ये बात गलत है। क्रॉप साइकिल भी चेंज हो जाएंगे, ग्रोथ विल बी अनबैलेंस हो जाएगी बच्चों। अगर पानी की मात्रा, सी लेवल ज्यादा बढ़ गया ना तो ये सब अनबैलेंस हो जाएगा। इसका आंसर डी, ए एंड सी ऑप्शन टिक कर लो। इसका आंसर बैठेगा डी, टिक कर लो, शाबाश बच्चों। EIA का मतलब क्या है? EIA इज एब्रीविएटेड, इसका फुल फॉर्म ऑफ EIA क्या बच्चों? बताओ इसका आंसर क्या होगा, शाबाश, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। जब हम एनवायरमेंट की इवैल्यूएशन करते हैं उससे रिलेटेड एक टर्म है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। द ऑयल स्पिल, तेल अधिपलाव, जब ऑयल बहुत ज्यादा का, जब मान लो हवाई एक जहाज होते हैं जिसको बोलते हैं जल वाले जहाज, जब नेवी उसको लेकर के जा रहे होते हैं, जब उसके अंदर ऑयल भर के लाते हैं, मान लो वो जहाज में ऑयल का स्राव हो गया, ऑयल स्क्रीट हो गया, या किसी तरीके से क्या हुआ कि वहां पर ना उस जहाज के अंदर क्या हुआ बच्चों, कोई ना कोई होल हो गया, छेद हो गया, इसी कारण क्या होता है? ऑयल लीक होना शुरू हो गया। अगर ऑयल की लीकेज होगी तो कौन ज्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा? ये ऑयल स्पिल जो टर्म यूज करते हैं ना अपने, ये समुद्र के लिए करते हैं, समुद्र के लिए, सी के लिए। तो मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन का मतलब होता है सी वाटर, तो ये सी को इफेक्ट करता है। इसका आंसर है मैरीन इकोसिस्टम। ये ऑयल स्पिल वाला इंसिडेंट हमेशा, तेल अधिपलाव का इंसिडेंट हमेशा जो मिलता है ना वो समुद्र के अंदर मिलता है। इसका आंसर ए टिक कर लो, शाबाश बच्चों। कभी समझाऊंगा कि ऑयल स्पिल का टाइम कम है। द वेस्ट मटेरियल विच इज डिग्रेडेड बाय द स्लो माइक्रोबियल एक्शन इज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नेचुरल पॉल्यूटेंट एंड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट। वे अक्षय जो धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों क्रियाओं द्वारा अपघटित होते हैं। बच्चों बताया हुआ मैंने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फटाफट धीरे धीरे क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज यानी अपघटित होते हैं, ऐसे को बोलते हैं जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसका आंसर ए टिक कर लो बच्चों, शाबाश। IUCN, सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है,
सारे बच्चों ने गारंटी देता हूं मैं, IUCN की फुल फॉर्म ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, तो क्या है बताओ बच्चों? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सिर्फ यहां तक की फुल फॉर्म बनती है इसकी, अगर मैं बी ऑप्शन में टिक करूं तो सिर्फ यहां तक, ये नहीं है, सिर्फ यहां तक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें ए भी टिक नहीं बैठता, बी भी नहीं बैठता, सी भी नहीं बैठता, आंसर इज डी। 51 का आंसर डी टिक कर लो बच्चों। अगर बी किया तो ठीक है, लेकिन डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर लो गूगल पे, कोई दिक्कत। नेशनल फ्लावर ऑफ द इंडिया इज द राइट आंसर इज लोटस, कमल हमारा नेशनल फ्लावर है। व्हेल इज द विच टाइप ऑफ एनिमल आउट ऑफ फॉलोइंग बच्चों? ना तो ये फिश है, ना एम्फीबियम है, ये मैमल है स्तनधारी। जैसे अपने भी एक मैमल्स हैं, वैसे ये मैमल्स होते हैं। व्हेल मैमल है, तो इसका आंसर कर लो बी टिक कर लो बच्चों। इसका आंसर क्या कर लो? बी। इसका आंसर कर लो सी। ओके चले आगे। फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, थर्ड क्वेश्चन आ गया यहां से। कितना शानदार बात है बच्चों, भोपाल, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, शानदार बात तो नहीं है। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल वाज मिथाइल आइसोसाइनेट, सभी को बताया। इसका आंसर ए ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट। शाबाश, चलते हैं, इसका आंसर ए टिक कर लो बच्चों। चले आगे। Which of the following prevents soil pollution? Industrial waste, DDT, insecticide, organic fertilizer. Soil pollution को रोकने के लिए हम क्या करें? मृदा प्रदूषण को रोकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो कभी मरी नहीं रोकती, इंसेक्टिसाइड तो कभी नहीं रोकते, डीडीटी तो उसको और बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब जो आप घरों में खाद तैयार करते हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। यानी जितना भी जैविक कचरा, जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट, पत्तियां, छिलके, सब्जियों के वेस्ट सारे मिलाकर के आप बनाते हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो सबसे काम होते हैं और मिट्टी की उम्र को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं। ओके, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस देयर ओवन फूड आर नोन एज, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं बच्चों। बड़ा शानदार आंसर आया है, बड़ा शानदार। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मैंने बताया भी था कि आपको इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो, शाबाश, जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं क्या? स्वयंपोषी, उपभोक्ता, अपघटक, विषमपोषी, हिटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, एंड सी कंज्यूमर, डी ऑप्शन डिकम्पोजर। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल राइट आंसर, द ऑटोट्रॉपिक, द स्वयंपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। राइट आंसर बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू, ए ऑप्शन डाइवर्सिटी ऑफ सोयल, बी ऑप्शन डाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डी ऑप्शन सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी। बच्चों जल्दी इसका आंसर बताओ। ए ऑप्शन मृदा की विविधता, बी ऑप्शन परिदृश्य की विविधता, सी ऑप्शन संजीवों की प्रजातियों की विविधता, एंड डी ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की विविधता। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। शाबाश, टाइम हो रहा है आपका, फटाफट इसका आंसर दो बच्चों। शाबाश, इसका क्या आंसर होगा बच्चों? बिल्कुल जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों 57 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी, संजीवों की प्रजातियों की विविधता। बायोडाइवर्सिटी का बच्चों मतलब ये होता है कि डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। किसकी विविधता? द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। का आंसर सी टिक कर लो बच्चों, टाइम बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज कंसीडर्ड एज इको फ्रेंडली? ऐसा कौन सा सोर्स है जिसको इको फ्रेंडली बोला जाता है? कोल कभी भी इको फ्रेंडली नहीं है, पेट्रोलियम इको फ्रेंडली नहीं होता, एटॉमिक एनर्जी भी इको फ्रेंडली नहीं होता। सोलर एनर्जी इज द इको फ्रेंडली बिहेवियर। द ऑप्शन इज ए, सौर ऊर्जा जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है। बच्चों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हो, टाइम बहुत कम है हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेसिबल। यानी डेसिबल यूनिट का यूज किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है बच्चों? तो आपने टिक करना है डेसिबल। ओके बच्चों टिक करो फटाफट, इसका आंसर होगा ए, डेसिबल। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल कोज, मेन जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, भारत की जनसंख्या जो है, भारत का सेकंड रैंक आता है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। जो ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इसका मेन जो रीजन है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, स्ट्रेस ऑन इकोसिस्टम एंड फूड स्टोरेज। इसका आंसर जो बैठता है डी सही बैठेगा। ये सारे आंसर विद फैक्ट मैंने लगाए हैं और आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि आंसर कैसे सही है। चलें आगे, इसका डी टिक कर लो बच्चों 60 का। द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम, मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया ये वाला। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। ए मल्टी डायरेक्शनल, बी साइक्लिक, एंड सी यूनिडायरेक्शनल, डी सिस्टेमैटिक। जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर
आप सारे आंसर मेरे बिना पूछे इसके आंसर देते जाओ, ताकि नए बच्चों को पता लगे कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। साफ सादा पेपर के आंसर भी देते जाओ बच्चों, जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले, बीबीए फर्स्ट ईयर वाले एंड बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सारे इसका आंसर दो। आपको पता है कि ये यूनिक डायरेक्शनल होता है। यूनिक डायरेक्शन मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में मिलता है हमें और अप राइट मिलता है, यानी सीधा मिलता है। इसका आंसर बच्चों टिक कर लो, इसका आंसर टिक कर लो, सी ऑप्शन, यानी एक दिशीय यानी यूनिक डायरेक्शनल। चलते बच्चों आगे, 62 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट शुरू हो रहा है बच्चों। 62 नंबर, फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन विच इक्विपमेंट इज यूज। बच्ची ने डी टिक किया, जो कि गलत आंसर है बच्चों, डी नहीं है आपका। ये एक बच्ची कॉमर्स वाली बच्ची है, इसने मुझे ये पेपर दिया था, बीकॉम फाइनल वाली बच्ची है, ये इसका डी ऑप्शन गलत है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ना, ये काम आता है एयर को प्योर करने में। जो एयर के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं, जितने भी प्रदूषक होते हैं, उसको ये साफ करने का काम करता है, एयर पोल्यूटेंट को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसका आंसर है बी। टिक कर लो बच्चों, शाबाश। ये आंसर गलत है, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नॉइज। जल्दी बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कॉज ऑफ नॉइज, यानी निम्न में से कौन सा ध्वनि का प्राकृतिक कारक नहीं है। ए ऑप्शन थंडर यानी गर्जन होना, बी ऑप्शन रेल नॉइज, सी ऑप्शन वोल्केनिक ज्वालामुखी विस्फोट, डी ऑप्शन साउंड ऑफ ओशियन वेव्स यानी समुद्री लहरों की ध्वनि। बताओ बच्चों कौन सी नेचुरल नहीं है। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं बी, सबसे आसान क्वेश्चन दुनिया का। रेल नॉइज जो होता है वो आर्टिफिशियल नॉइज होता है, वो नेचुरल कॉज नहीं होता नॉइज का, यानी प्राकृतिक कारक नहीं होता ध्वनि का, ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो। चलिए आगे, 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान प्रश्न। बच्चों बताओ इसका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो ए ऑप्शन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, बी ऑप्शन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ओजोन डे। नहीं, इसका आंसर सी टिक कर लो बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। चिपको मूवमेंट द वास्ट स्टार्ट टू कंजर्व। चिपको आंदोलन बहुत शानदार आंदोलन हुआ था, ये बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ था। इसका मेन कारण था पेड़ों को बचाओ, वनों को बचाओ, जंगलों को बचाओ। इसका आंसर इज द ए, वन्य जीव नहीं है बच्चों, गलत है इसका आंसर। जो बच्चे इसका आंसर वन्य जीव करके आए हैं, गलत आंसर है उसका। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज ए पॉपुलेशन कंट्रोल, बिल्कुल, एंड डिजीज कंट्रोल ऑल्सो। ये कहता है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या कहता है कि आप अपनी फैमिली का हेल्थ का भी ख्याल रखो और पॉपुलेशन कंट्रोल रखो। हम दो हमारे दो को फोकस में लेकर के आओ कि हम दो मतलब हस्बैंड वाइफ एंड उसके 2 बच्चे होने चाहिए, सिर्फ हम 2 और हमारे 2। इज अ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इज अ पॉपुलेशन कंट्रोल। इसका आंसर बच्चों सी टिक कर लो। जनसंख्या नियंत्रण और रोग नियंत्रण दोनों बातें इसमें की गई है। परिवार कल्याण योजना का मुख्य लक्ष्य यही है। प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ऐसा कौन सा पिगमेंट जिसके कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है। मैं डेली ये बात बोलता था क्लास के अंदर, जल्दी बताओ बच्चों। क्लोरोफिल, ग्लूकोज, लैसिथिन या मेलानिन। मेलानिन अपनी बॉडी के अंदर होता है, मेलानिन पिगमेंट अपनी बॉडी के अंदर होता है। मेलानिन की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण अपना रंग थोड़ा सा सांवला हो जाता है बच्चों, मेलानिन। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा। प्लांट्स का ग्रीन कलर क्यों होता है बच्चों, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर, फटाफट बताते जाओ, टाइम नहीं लेंगे आपको ज्यादा, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, बच्चे बोल रहे ए आंसर इज द राइट आंसर, ए। वेरी गुड बच्चों, क्लोरोफिल के कारण। Which of the 3 are, which of the following 3 are as regarded to environment friendly। ये 3 R की एक कॉन्सेप्ट दिया गया regarding to environment के बेस पर एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए 3R थ्योरी दी गई। 3R थ्योरी का मतलब होता है R मतलब रिड्यूस, आर मतलब रिड्यूस, आर मतलब रीयूज, आर मतलब रिसाइकलिंग। कहते हैं पहले इसको रिड्यूस करो, फिर इसका रीयूज करो, फिर इसको रिसाइकलिंग करो। इसका आंसर बच्चों बैठेगा ए। रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। फॉरन जो चीज दुनिया में रिसाइकलिंग हो सकती है, इसका मतलब वो हमारे लिए बेनिफिट है एनवायरमेंट के लिए। जितना हो सके रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो। तो ए ऑप्शन टिक कर लो। जिस बच्चे ने आंसर ए किया तो इसका ए आंसर इज राइट आंसर। पोल्यूशन ब्रिंग्स अबाउट, क्लाइमेट चेंज लेकर के आता है, डिजीज भी करता है, डिसऑर्डर करता है, इकोसिस्टम को भी डिग्रेडेशन करता है, इकोसिस्टम को भी हानि पहुंचाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र का भी पतन करता है, जलवायु में परिवर्तन लेकर आता है, रोग और विकारों को जन्म देता है, रोग और विकारों को जन्म देता है ये। तो इसका आंसर बच्चों डी टिक कर लो, शाबाश, इसका आंसर हो डी आंसर, बिल्कुल 69 का आंसर डी टिक कर लो। बच्चे, सारे बच्चे, जैसे क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे आपके, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, आपने तुरंत उसके आंसर देने शुरू कर देने मेरे से बिना पूछे। ओके, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस आर कैटरेक्ट, डैमेज टू इम्यून सिस्टम, सी राइज इन स्किन कैंसर, ऑल ऑफ द अबव। मैं सारा बच्चों को जानता हूं, सारे बच्चे इसका आंसर सी करके आए हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो सी ना करके आया हो, मुझे पता सारे बच्चे सी करके आए हैं। और सी इज रॉन्ग आंसर बच्चों, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। इसका आंसर डी सेट बैठता है। आपके अकॉर्डिंग सी हो सही हो सकता है, लेकिन यूवी रेडिएशन के कारण मोतियाबिंद भी होता है। अगर आंखों के ऊपर यूवी रेज पड़ जाए ना तो उसको कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो जाता है। अगर ये यूवी रेज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए ना तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी हानि पहुंचाता है। तो बच्चे कहेंगे सर आपने तो ओनली स्किन कैंसर बताया है। बच्चों, मेजर इफेक्ट जो पड़ता है ना, मेजर इफेक्ट वो पड़ता है स्किन कैंसर पे, लेकिन माइनर इफेक्ट पड़ता है मोतियाबिंद पे और माइनर इफेक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम में। जो बच्चे डी करके हैं उसका राइट आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी को सी मान ले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी बैठता है। अब डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी इसका आंसर क्या मानती है। यूवी रेज का ज्यादातर हमने ये पढ़ा है कि यूवी रेज हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, स्किन को इफेक्ट करती है, लेकिन मेजर इफेक्ट करती है स्किन को। ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों को खराब नहीं करेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक तंत्र को नुकसान यानी इम्यून सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर ऑप्शन हो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, वहां पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाया करो, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव के सही होने के चांस मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा होते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ MSW, फुल फॉर्म जो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग एक टर्म बनी, ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सस्पेंडेड वेस्ट, एंड सी ऑप्शन म्युनिसिपल सरफेस वेस्ट एंड नन ऑफ दीज। बच्चों, इसका आंसर इस बच्चे ने सही किया है। इसकी जो फुल फॉर्म बैठती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसका राइट आंसर टिक कर लो बच्चों, ए इज राइट आंसर। ये वाली बात हुई। इटाई डिजीज वाज कॉज ड्यू टू, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। कब करवाया? यूट्यूब पे नहीं करवाया, मैंने लॉकडाउन में करवाया था जब मैंने नोट्स बनाने शुरू किए थे। क्वेश्चन आता है कि इटाई रोग का कारक कौन है? इटाई रोग का कारण जल्दी बताओ, चैट सेक्शन के अंदर फटाफट बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी, शाबाश। इटाई डिजीज का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर डी, कैडमियम। कैडमियम एक विषाक्त, एक टॉक्सिक मेटल है। इट इज टॉक्सिक मेटल जो हमारे अंदर इटाई डिजीज करती है। ये जापान का रोग है बच्चों, जापान का। चले 73 स्पीशीज फेसिंग थ्रेट्स दैट माइट लेड टू इट्स एक्सटिंक्शन इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ। ऐसी स्पीशीज या ऐसी प्रजाति जो खतरे के अंदर है, बहुत कम समय में विलुप्त होने की कगार पर है, उसके लिए क्या क्या टर्म देंगे? ए ऑप्शन रेयर स्पीशीज, इज बी ऑप्शन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड या दुर्लभ प्रजाति, बी विलुप्त प्रजाति, अति संवेदनशील, लुप्त प्राय। इस बच्ची ने डी टिक किया। इस बच्ची के काफी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये बच्ची पक्का क्वालिफाई है, इसका डी टिक कर दिए। एंडेंजर्ड स्पीशीज इसको बोलते हैं, लुप्त प्राय प्रजाति के नाम से जाना जाता है, जो लुप्त होने की कगार में है, जो बहुत कम समय में लुप्त होने वाले हैं, यानी एक्सटिंक्शन होने वाला उनका, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। डी टिक कर लो बच्चों इसका आंसर। एक्सपैंड WWF, इसकी फुल फॉर्म बताओ, बिल्कुल इजी है, ये भी मैंने करवाई थी लॉकडाउन में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता है, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं। ए टिक कर लो बच्चों। चले आगे 75 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी एनजीओ, इंडिविजुअल। पर्यावरण को बचाना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल मेरी भी जिम्मेदारी, इंडिविजुअल आपकी भी जिम्मेदारी है, और जो जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। हर भारत के रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया में जो नागरिक रहते हैं उनकी सारों की जिम्मेदारी है। इसका आंसर टी टिक कर लो, डी टिक कर लो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अपने 6 सेंस से किए जाते हैं, आइडिया लगा करके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सीधी सी बात है, जितने भी वाइल्ड लाइफ, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बचाना। 1972
1972 टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही आंसर। टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, बिल्कुल राइट आंसर। एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर जो होगा डी टिक कर लो, डी इज द राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर। जैव विविधता को सुरक्षित करना, आवश्यक पारिस्थितिकी एवं जीवन सहायक प्रणाली को बनाए रखना, वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण को बनाना, उपरोक्त सभी राइट आंसर। काउ डंग कैन बी यूज्ड, काउ डंग मतलब गोबर जो होता है गाय का, वो क्या फायदा करता है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर। एज मैन्योर, खाद के रूप में, एंड टू प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसका रूप बायोगैस के रूप में भी करते हैं। इसका आंसर सी टिक बैठेगा, सी इज द राइट आंसर, टिक कर लो बच्चों। बायोगैस बनाने में काम आता है और गोबर के रूप में भी, खाद के रूप में भी काम आता है। द 78 क्वेश्चन आ रहा है, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, वाटर पोल्यूशन हुआ है बच्चों। मॉडर्न एग्रीकल्चर तो बहुत नुकसान हुआ है, जो जितनी भी हम मशीनों को यूज करते हैं उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, सोयल पोल्यूशन हो रहा है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल भराव, जल भरने लग गया। तो ऑल ऑफ दीज इफेक्ट पड़ रहे हैं जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के कारण पड़ रहे हैं। चलिए बच्चों आगे, विच पार्ट ऑफ प्लांट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बताया हुआ आपने कि नाइट्रोजन ही कहता है तो मुझे रहने की जगह दे, वो कहां रहेगा, रूट्स की नोड्यूल्स के अंदर। तो ए ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर। द मेन पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेड, ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो मेनली मिलता है ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होता है बच्चे। इस बड़ा शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने बच्चे, ज्यादातर इसका आंसर क्या करके आए हैं, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या करके आए हैं, ज्यादातर बच्चे ये करके हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट गैस नहीं है बच्चों, नहीं है, इट इज ए ग्रीन हाउस गैस, इट इज ए ग्लोबल वार्मिंग गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर है इसका, बी टिक कर लो बच्चों, शाबाश। इसका आंसर 80 का बी। द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कोल्ड, वाटर का मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रो से हाइड्रो लगाओ, हाइड्रो से, जो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, है ना, जल में उगने वाले, हिंदी में पता लगाओ जलोद्भिद, तभी कहते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। ए टिक कर लो बच्चों, हाइड्रोफाइट गलत है, जीरोफिटिक प्लांट गलत है, मीजोफिटिक गलत है, सिर्फ और सिर्फ सही कौन सा है, हाइड्रोफिटिक प्लांट, ए ऑप्शन टिक कर लो बच्चों। फूड चेन हैविंग इंटरलॉकिंग पैटर्न, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा बच्चों, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इंटरलॉकिंग पैटर्न या इंटरलिंकिंग पैटर्न, फूड चेन का आपस में जो इंटरलिंक होती है, मैनी फूड चेन्स दे आर इंटरलिंक टुगेदर, खाद्य श्रृंखला जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है कहलाती है फूड वेब, खाद्य जाल कहा जाता है, इट इज कोल्ड खाद्य जाल, इट इज कोल्ड फूड वेब। ए ऑप्शन टिक कर लो बच्चों। 82 का बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वाले। इकोलॉजिकल सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन वाटर इज कोल्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा नया आपके लिए, मंजू ने करवाया होगा आपको। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी जल के अंदर होने वाला पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है। इसका जो सही आंसर बैठता है, इस बच्चे ने सही किया, राइट आंसर किया इस बच्चे ने काफी क्वेश्चन सही किया बच्चों। ए ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का टिक कर लो बच्चों, जल क्रमक। ओके चले आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बच्चों क्लास को छोड़ के मत जाना, क्लास आपकी क्लास है, ये आपके क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। बच्चों कोई डाउट हो, सब समझ में आ रहा है आपको, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, जल्दी बोलो बच्चों, मैं बड़ी स्पीड में करवा रहा हूं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, आप पढ़ते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, जितनी भी वेजिटेबल होती हैं बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनका डीकंपोजिशन नहीं होता, जिनका डीकंपोजिशन नहीं होता वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनका कंपोजिशन हो जाता है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से कौन सी नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी जैव विघटनशील नहीं है। वेजिटेबल तो बच्चों विघटित हो जाती है, आप वेजिटेबल्स को छोड़ दो 5 दिन के लिए, बाद में वो आपको क्या मिलेगी, खत्म मिलेगी। इसका मतलब वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, फ्रूट्स भी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जैव विघटनशील होते हैं। अर्थवर्म भी जो होते हैं, अगर अर्थवर्म जो है एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार का, अगर ये खत्म हो जाए, अगर ये मर जाए तो इसका भी विघटन होगा, इसका भी डिकम्पोजिशन होगा। तो एल्यूमिनियम फॉयल का डिकम्पोजिशन नहीं होता, इट इज ए नॉट बायोडिग्रेडेबल, यह जैव विघटनशील नहीं होती। एल्यूमिनियम फॉयल टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर डी होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, ये मिटिगेशन को भी करता है, रिकंस्ट्रक्शन भी
करता है, रिहेबिलिटेशन भी करता है, ये आपको अल्पीकरण में भी सहायता करेगा, पुनर्निर्माण भी करेगा, पुनर्वास भी करेगा, सारे काम होते हैं। तो डी टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर 86 का डी कर लो बच्चों। डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे काम है। जब आपदा आती है, जब बाढ़ आती है, तब ये डिजास्टर मैनेजमेंट काम करता है। जब भूकंप आता है, जब सुनामी आती है, तब ये काम करता है। लैंडस्लाइड्स अकर बिकॉज, लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं? हैवी रेनफॉल, ए सही है। स्टीप स्लोप्स, खड़ी ढलान, ये भी सही है। और पेड़ पौधे काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन करना, लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जितने ज्यादा पेड़ काटते जाओगे उतनी ज्यादा मिट्टी पर पकड़ कम होती जाएगी। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज्यादा प्लांट्स लगे होंगे, उतनी ज्यादा सोयल पे पकड़ होगी प्लांट्स की। अगर आपने प्लांट्स को उखाड़ दिया, ट्रीज को उखाड़ दिया, ट्रीज को खत्म कर दिया, तो सोयल की पकड़ खत्म हो जाएगी और सोयल का इरोजन हो जाएगा, सोयल धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका आंसर डी टिक कर लो, डी इज राइट आंसर। 87 क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू फास्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं। इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर सी आंसर है डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, पर्यावरण को बचाते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए। इट्स कंजर्वेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का द बेस्ट एग्जांपल, सी टिक कर लो इसका आंसर। इट राइट आंसर इज सी। चले आगे। इंपोर्टेड सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सारों के कारण क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। सी इज राइट आंसर। 89 क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मेटल, टॉक्सिक मेटल में ना तो कार्बन आता है, ना तो मैग्नीशियम आता है, ना सल्फर आता है। बी इज राइट आंसर। कैडमियम इज ए टॉक्सिक मेटल। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई डिजीज होती है, जो कि जापान की एक बीमारी है। इटाई। ओके, इज द आंसर इज बी। टिक कर लो बच्चों। चले आगे। हु फॉर्म फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एनी इकोसिस्टम, आपको ये बताया हुआ है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसका बनता है? जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर P4 प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। बताया था ना आपको, सबसे पहले कौन आता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स को टिक कर लो, बी आंसर इज सही आंसर, राइट आंसर बी। इसका जो इस बच्चे ने हर्बिवोरस किया वो गलत है। वो आता है सेकंड लेवल पे, वो आता है द्वितीय स्तर पे आता है। प्राथमिक स्तर पर कौन आता है? प्लांट्स आते हैं। चलें। फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। फ्लोराइड जो होता है ना, हड्डियों को गालता है बच्चों, हड्डियों में विकार उत्पन्न करता है। द बोन डिसऑर्डर, जल में फ्लोराइड घुलने पर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी बोन्स जो है वीक हो जाएंगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन 93 क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्वेश्चन करवाया हुआ आपको। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट जो है देहरादून के अंदर, यूके उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर ये सिचुएटेड है। इसका आंसर बच्चों बी टिक कर लो, इसका आंसर सी टिक कर लो। चले आगे। चलें। विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट ऑलवेज अपराइट, बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ये आपको आता है इसका आंसर। इस बच्चे ने भी इसका आंसर सही किया है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द, आपको हमेशा क्या मिलता है? ऑलवेज अपराइट मिलता है, सीधा मिलता है, और ये यूनिट डायरेक्शन होता है बच्चों। 2 क्वेश्चन पढ़ गए सीधा सीधा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और आपका पेपर तो श्योर क्वालिफाई है बच्चों। ऊर्जा का पिरामिड, टिक कर लो ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज पोल्यूशन? डायरिया, बच्चे ने डायरेक्ट टिक किया है, ए ऑप्शन डायरिया, बी ऑप्शन हाइपरटेंशन, डेफनेस, इरिटेशन। बच्चों बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, मतलब आपको हाइपरटेंशन होएगी, डेफनेस होगा, इरिटेशन होगा, क्या नहीं होगा आपको? डायरिया नहीं होगा बच्चों, आपको क्या नहीं होगा? डायरिया नहीं होगा। डायरिया मतलब होता है लूज मोशन, हैवी लूज मोशन। जब बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाए ना, उसको बोलते हैं डायरिया, सबसे एक्सट्रीमली लेवल पे डायरिया। तो डायरिया नहीं होता कभी भी, आवाज सुन के कभी डायरिया नहीं होगा आपको, समझे बात को? तो ये आंसर टिक कर लो, इसका इज राइट आंसर इज। चले आगे। विच बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस? बच्चों यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस आया टर्म, तो IUCN जो है ना, IUCN जिसने ये आंसर किया है IUCN का, वो टिक कर लो बच्चों। यहां पर ये बता रहा है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेस का आंसर जो मैंने पीछे करवाया ना, पीछे इसका आंसर जो है बच्चों मैं बता देता हूं आपको। आप ना 51 का आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पेपर 51 का आंसर आप बी कर लो।
डी मैंने डी करवाया है, आप बी कर लो बच्चों, बी कर लो, बी 51 क्वेश्चन का आंसर बी कर लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पेपर अगर आप चेक करो गूगल पे तो इसकी जो फुल फॉर्म आती है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, सिर्फ नेचर आती है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं लिखा आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पेपर इसका आंसर बनता है 51 का बी आंसर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पेपर इसकी फुल फॉर्म ये है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। समझे बच्चों? तो 51 का आंसर बी टिक कर लो, जिसका बी है वो राइट माने, 51 का बी टिक कर लो बच्चों, बार बार बोल रहा हूं मैं। इसका आंसर क्या बनेगा? जिसमें विलुप्त जातियों का डाटा रखा जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का डाटा रखा जाता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। इसका आंसर बी टिक कर लो बच्चों, शाबाश, बी आंसर कर लो। द इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज आइडेंटिटीज द लोकेशन ऑफ पॉइंट, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें हमें लोकेशन का पता लगता है उसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस। बी टिक कर लो, इस बच्चे ने बी सही किया है। जीपीएस मतलब, जीपीएस का मतलब होता है किसी की लोकेशन, किसी की पोजीशन, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम जीपीएस की मदद लेते हैं। ये सिस्टम है ग्लोबल यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। चले आगे, 98 इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोपेगेटिंग पब्लिक अवेयरनेस। आपको दुनिया को अवेयर करना है, पब्लिक को अवेयर करना है, जागरूकता अभियान चलाना है, तो आप उसको लेक्चर बाय लेक्चर मेथड दो, मैं बोल के पढ़ा रहा हूं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन दो, उसको डेमो मतलब प्रैक्टिकल करके बताओ, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताओ, ट्रेनिंग दो। तो सारे मेथडों का यूज पब्लिक अवेयरनेस में किया जाता है। तो आंसर डी राइट आंसर होगा बच्चों इसका। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सारी बातें इसमें आएंगी। बाढ़ आने की घटनाओं को कम करना, टू रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ फ्लड्स, टू रिड्यूस रन ऑफ लॉसेस, वहां हानि को कम करना। वर्षा जल संचय का उद्देश्य, टू रिड्यूस, उद्देश्य क्या है? ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, यानी ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन कम हो, यानी कंटामिनेटन यानी मतलब होता है संदूषित कम हो, उसमें पोल्यूशन कम हो। सारी बातों को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। डी आंसर ठीक है, सही कर लो बच्चों, इसका आंसर डी इज राइट आंसर। ओके, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, डेमोग्राफी में बच्चों स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करना, जनसंख्या से संबंधित चीजों का अध्ययन करना इज द डेमोग्राफी, इट इज द जनसंख्या अध्ययन। आंसर क्या होगा? बी, बी टिक कर लो बच्चों, शाबाश बच्चों। लेक्चर हुआ कंप्लीट। बच्चों को दिक्कत आई आपको इन लेक्चर में? कोई दिक्कत? समझ में आया सारी बातें? चले आगे, पेपर हुआ कंप्लीट। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एनवायरमेंट। बच्चों आपके क्वेश्चन काम आएंगे। मैं एक बात बता दूं, जितने भी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, जितने भी बच्चे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर वाले, बीए फर्स्ट ईयर वाले, ये सारे जो आपकी चीजें काम की हैं, ये पेपर रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होते होते हैं। बच्चों एक बात बताओ मुझे, जितने बच्चे नए जुड़े हैं, सारी बातें समझ में आई आपको? चलें आगे। अब जितने भी बच्चों ने ये पेपर दिया है, मुझे सारे बच्चे व्हाट्सएप में करके बताएंगे कि सर मेरे इतने नंबर बने हैं। जो बच्चे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे ड्यू वाले हैं, और बच्चे बताएं, काउंटिंग करके बताएं कि उनके अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, क्या उनका पेपर क्वालिफाई हुआ है क्या? जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। सारे बच्चे मुझे कमेंट करो फटाफट, जल्दी। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल। टाइम हो रहा है काफी, आपका टाइम ले लिया मैंने आपका। बाय बच्चों, थैंक यू।